नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 9 बज चुके हैं, देख रहे हैं आप आज तक, और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, क्योंकि पंजाब के तरन तारण में रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ है और थाने पर हुए हमले से हड़कंप मच गया है। देखिए, रात 1 बजे के आसपास यह हमला हुआ, जब हमले में तरन तारण के सरहली पुलिस थाने को टारगेट किया गया और गनीमत यह रही कि रॉकेट थाने की दीवार पर पहले लगी, कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अब तक साफ नहीं है कि रॉकेट लॉन्चर आखिर किसने दागी, इसमें किसका हाथ है, लेकिन तफ्तीश शुरू हो चुकी है। और ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, इससे देखिए कैसे शीशे टूट चुके हैं। जो थाने का गेट है, उसमें जो दरवाजे लगे हैं, उसमें शीशे वो चकनाचूर हो गए हैं। सरहली पुलिस थाने को टारगेट करके यह हमला किया गया। रात 1 बजे के आसपास यह रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। पंजाब के तरन तारण से यह बड़ी खबर, जहां तरन तारण में रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। हालांकि तफ्तीश की जा रही है और हाल फिलहाल आपने देखा होगा किस तरह से वहां पर खालिस्तानी संगठन भी जो उनकी भी भूमिका काफी बढ़ती जा रही है, किस तरह से तार जुड़ रहे हैं। हालांकि जांच एजेंसियों के रडार पर हैं वो, लेकिन पाकिस्तान का हाथ है इसमें, किसका हाथ है अभी तक इस पर खुलासा नहीं हुआ है। जांच लगातार चल रही है, पुलिस तफ्तीश कर रही है इस मामले की। लेकिन यह खबर काफी गंभीर है, क्योंकि पंजाब में तरन तारण में यह रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ है। रात 1 बजे का वक्त जब बताया जा रहा है और देर रात हमले से हड़कंप है पुलिस महकमे में भी और आम लोगों में भी। दो तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं, जहां मई में आपको याद होगा मोहाली में हमला हुआ था, उसके बाद अब तरन तारण के थाने पर यह निशाना। हालांकि गनीमत की बात यह, राहत की बात यह कि यह रॉकेट लॉन्चर जब हमला हुआ उससे कोई बहुत नुकसान नहीं हुआ, शीशा टूटा जरूर है, लेकिन बताया जा रहा है कि पहले यह रॉकेट दीवार पर जा गिरा, दीवार के बाद से यह क्रॉस होते हुए यह थाने में आया, इसलिए शायद कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, अनहोनी से बच गए। लेकिन ड्यूटी पर पुलिसकर्मी भी वहां पर तैनात थे। रॉकेट लॉन्चर से हमला, पंजाब में हड़कंप। और इसके पहले मई महीने में मोहाली में यह हमला हुआ था, उसके बाद से अब तरन तारण के थाने पर यह निशाना साधा गया है रॉकेट लॉन्चर के जरिए। तो दो तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं इस वक्त। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे आपको अपने सहयोगी के पास हम लिए चलते हैं। कंवलजीत संधू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कंवलजीत, क्या यह मामला है, किस तरह से ये खबर सामने आई है और अब तक तफ्तीश कहां तक बढ़ी? क्या किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है? पुलिस क्या कह रही? देखिए, ये जो हमला हुआ है अपने आप में चौंकाने वाला है, क्योंकि इस पहले मोहाली में सेक्टर 77 में पंजाब इंटेलिजेंस पे जिस तरह से हमला हुआ था वैसे ही आसार है। ऐसा माना जाता है कि कोई ना कोई डायरेक्ट किसी ने शोल्डर पे आरपीजी को रखा होगा और वहां से हमला किया होगा। आपको बता दें, हरविंदर सिंह एलियस रिंदा जो कि बड़ा गैंगस्टर है, वो पिछले कुछ दिनों पहले रिपोर्टेडली मारा गया था पाकिस्तान में। ऐसी खबरें आई थी और उसके बाद से अगर हम बात करें, जिस तरह से शिकंजा कसा है पंजाब पुलिस ने रिंदा के गैंग पर और कई लोगों को सरहाली के इलाके में से पिकअप करके डिटेन किया गया, क्वेश्चन किया गया और उसके कुछ दिनों बाद इस तरह का हमला होना अपने आप में संकेत है। देखिए, ये हमला सुबह के वक्त भी हो सकता था जब भीड़ भाड़ होती है वहां पर, लेकिन रात को 1 बजे किया गया, तो कई लोग मानते हैं ये सिंबॉलिक है। दूसरा, ये अटैक डायरेक्टली हिट नहीं किया है सरहाली के पुलिस स्टेशन में, ये रिकोशे किया है, यानी कहीं और लग के उसके बाद ये पुलिस स्टेशन को हिट किया है। इसका मतलब ये भी है कि अगर डायरेक्ट इंपैक्ट होता तो ज्यादा नुकसान होता और उसके ये हमला हुआ रात 1 बजे, क्या इस थाने में पुलिसकर्मी तैनात थे? पुलिसकर्मियों की संख्या कितनी थी और क्या कोई हताहत होने की सूचना तो नहीं है? देखिए, जो मिनिमल डिप्लॉयमेंट होती है वो तो होती है, खासतौर पे तरन तारण क्योंकि बॉर्डर इलाका है, तो वहां पे थी और आप अगर विजुअल्स देखेंगे तो रिकवरी भी उसी समय हो गई थी। लेकिन फिलहाल तरन तारण पुलिस चुप्पी साधे हुए है, लेकिन बॉर्डर का इलाका है इस तरह का। और हमें जो सूत्र बता रहे हैं कि लगातार ड्रोन आ रहे हैं, तो आरपीजी भी सब प्रोबेबिलिटी में ये ड्रोन के जरिए ही आया होगा और इस वजह से ये जो नेटवर्क है खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट और गैंगस्टर्स का, इस पर नजर बनी हुई है। लेकिन हाल ही में क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान मिले थे गृह मंत्री अमित शाह से, एक चिंता का विषय रहा है कि किस तरह से टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, किस तरह से इस तरह के हमले हो रहे हैं। तो अपने खालिस्तान की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कंवलजीत सिंह, क्योंकि लगातार अभी हमने देखा हाल फिलहाल किस तरह से खालिस्तानियों ने वहां पर सर उठाना शुरू किया है पंजाब के अंदर, जिसको लेकर भी बहुत बैठकों की दौर भी हमने देखी और किस तरह से वहां पर इसको लेकर मंथन भी हुआ। तो खालिस्तान का भी कहीं ना कहीं एंगल हो सकता है, तफ्तीश इस पर भी जांच हो रही होगी इसे लेकर।
बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि गैंगस्टर कम खालिस्तानी हैं। इन लोगों ने हाथ जोड़ लिए हैं एक साथ। कहीं से ड्रग्स आ रहे हैं, कहीं से अगर हम बात करें हथियार आ रहे हैं, और उससे पैसे भी बनाए जा रहे हैं। जिस तरह से उड़ता पंजाब का एक टैग लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि इतना हथियार आ रहा है, और ये अगर हम बात करें 550 किलोमीटर वेस्टर्न बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ पंजाब में ही, और लगातार इस तरह से हथियार आने, और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, और अब से नहीं हो रहे, 2016 से हो रही है। बीच में खुद थोड़ा थम गई थी, लेकिन एक बार फिर से ऐसा लग रहा है, जैसे आप सही बोल रहे थे कि खालिस्तान अपना सर पसार रहा है, उठा रहा है। और खासतौर पे जैसे जिस तरह से गुरु पतवंत सिंह पन्नू है, वहां यूएस से या फिर कनाडा बेस्ड गैंगस्टर्स हैं, लगातार चाहे सिंगर्स हों चाहे गैंगस्टर्स हों, ये जो एक एरिया है वो एक ग्रे एरिया बनता जा रहा है। और इस वजह से हमने देखा कि मल्टी एजेंसी हैं इस पर कार्रवाई कर रही हैं। जाहिर सी बात है और करने की जरूरत है, लेकिन कौन है वो लोग? हमें ये भी बताया जा रहा है कि जब ये हमला हुआ तो सीसीटीवी बात कर रहे थे, तो सीसीटीवी बाहर की तरफ पुलिस थाने में नहीं लगा हुआ था, और इस वजह से ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ढूंढे कि कौन है जिसने हमला किया था। फोरेंसिक जांच की जा रही है, पूरा जो टेलीफोन डंप है वो लिए जा रहे हैं, तो उसको माइन्यूटली देखा जाएगा। पर फिलहाल जिन्होंने ये हमला किया है उनकी तलाश की जा रही है। कवलजीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखने के लिए और दर्शकों को अपडेट पहुंचाने के लिए। आप इस पर नजर बनाकर रखें। देखिए, ये बड़ी खबर आप सभी को हम जो बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। गैंगस्टर रिंदा पाकिस्तान में मारा गया था, और किस तरह से इससे भी कहीं ना कहीं क्या कोई कनेक्शन है। तारन रॉकेट हमले में फिलहाल कोई घायल नहीं है। गनीमत की बात यह है, राहत की खबर यह है। लेकिन पुलिस स्टेशन के बाहरी पिलर पर यह रॉकेट गिरा, उसके बाद से ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, यही रॉकेट है। किस तरह से ये थाने के अंदर नजर आ रहा है, और ये जो शीशे आप देख रहे हैं ये चकनाचूर हो चुके हैं, और जो दरवाजे पर शीशा लगा हुआ है वो टूट चुका है। रात 1 बजे ये हमला होता है, रॉकेट लॉन्चर से ये धमाका होता है। तरन तारन पंजाब की ये घटना, वहां की ये खबर, और इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है, तफ्तीश में जुट चुकी है। क्या इसमें किसी आतंकी संगठन का हाथ है, खालिस्तानी संगठन का हाथ है, या फिर किस मकसद से और किसने यह हमला करवाया है? इस भूमिका की जांच हर कड़ियों को खंगालने की कोशिश कर रही है पुलिस इस वक्त। रॉकेट लॉन्चर से हमला पंजाब के तरन तारन में, उसके बाद से हड़कंप। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात हिमाचल की, क्योंकि हिमाचल में घमासान शुरू हो चुका है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने शानदार जीत के साथ वापसी तो कर ली, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार है, बना हुआ है। कल विधायक दल की बैठक हंगामेदार रही, और अंदर बैठक चल रही थी, और बाहर प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थक नारेबाजी करते रहे अपने अपने नेता के समर्थन में। घमासान ऐसा छिड़ा कि कांग्रेस के पर्यवेक्षक किसी नाम पर मुहर नहीं लगा पाए। विधायकों ने मुख्यमंत्री के नाम का फैसला आला कमान पर छोड़ दिया है। अब हिमाचल प्रदेश में सीएम की रेस में 3 बड़े नाम हैं। आपको बताएं, सबसे आगे हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह का नाम बताया जा रहा है। हिमाचल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं, और ब्राह्मण चेहरा मुकेश अग्निहोत्री भी दावेदार बताए जा रहे हैं। 6 तस्वीरों को आपके समक्ष रख रहे हैं। सीएम के नाम पर सस्पेंस बरकरार है, आलाकमान फैसला लेंगे। रेस में आगे प्रतिभा सिंह, विधायकों की बैठक बेनतीजा, और हिमाचल में खेमाबंदी काफी तेज, लामबंदी तेज। सुखविंदर सिंह सुक्खू की भी दावेदारी अपनी है। हिमाचल में कौन होगा कांग्रेस का नया सीएम? शिमला में दिन भर चले हंगामे और शाम को हुई विधायकों की मैराथन बैठक के बावजूद सीएम के नाम पर एक राय नहीं बन पाई। कई घंटों की माथापच्ची के बाद रात करीब 10 बजे सभी 40 विधायक इस बात पर सहमत हुए कि हिमाचल के सीएम का फैसला आलाकमान करेगा। बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पास किया गया और फैसला कांग्रेस आलाकमान पर छोड़ दिया गया।
सारे विधायकों ने एक स्वर से 40 विधायक ने हाईकमान को अधिकृत किया। कब तक हो जाएगा फैसला? जल्दी हो जाएगा। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और चुनाव पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश मामलों के प्रभारी सांसद राजीव शुक्ला सहित तमाम बड़े नेता मौजूद थे। केंद्रीय पर्यवेक्षक आज आलाकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। हिमाचल में सीएम पद के लिए 2-4 बड़े चेहरे आमने सामने हैं। ये चेहरे हैं हिमाचल में कांग्रेस अध्यक्ष और हिमाचल के कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी रानी प्रतिभा सिंह, कैंपेन कमेटी के प्रमुख सुखविंदर सुक्खू, वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह और अभी तक नेता प्रतिपक्ष रहे मुकेश अग्निहोत्री। इन लोगों ने हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ 40 सीट जीतने में जितनी शक्ति लगाई, उतना ही बड़ा शक्ति प्रदर्शन अब सीएम की कुर्सी पाने के लिए दिखाया जा रहा है। सबसे ज्यादा जोर इसी हॉली लॉज के भीतर रहने वाली रानी प्रतिभा सिंह के समर्थकों की तरफ से लगाया जा रहा है। हिमाचल में मुख्यमंत्री की कुर्सी की दावेदारी के दंगल को सुलझाने के लिए 3 रेफरी, प्रभारी राजीव शुक्ला, चुनाव पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिमला पहुंचते ही संकेत दिया, ऑल इज वेल। किसी को निगलेक्ट करने का सवाल ही नहीं उठता और सबको साथ में लेके चलने की बात है। सबको अपने राय रखने की भी अधिकार है। तो लग रहा कोई मुश्किल नहीं होगी सर कांग्रेस के लिए? कोई मुश्किल नहीं। पार्टी हाईकमान को अवगत करेंगे, पार्टी हाईकमान तय करेगा। दोपहर में तीनों नेता मीटिंग के लिए निकले तो काफिले को रानी प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने घेर कर नारेबाजी की। तस्वीरें बताती हैं कि कांग्रेस के सामने सत्ता हासिल करने के बाद भी चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। बड़ी चुनौती सीएम का चेहरा चुनना है, जहां मुख्य लड़ाई में प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सुक्खू ही हैं। प्रतिभा सिंह का दावा होता है कि उनके राज्य में पार्टी अध्यक्ष रहते सत्ता आई है। सुखविंदर सुक्खू का दावा है कि उनके प्रचार कमेटी का प्रमुख रहते पार्टी हिमाचल जीती है। प्रतिभा सिंह अपनी दावेदारी में वीरभद्र सिंह की विरासत को याद कराती हैं। सुखविंदर सुक्खू लंबे समय तक पहले पार्टी की कमान संभाल चुके अनुभव को आगे करते हैं। इसी खींचतान का नतीजा ये है कि पार्टी की तरफ से प्रभारी और ऑब्जर्वर तो जाकर राज्यपाल से मुलाकात कराए हैं, लेकिन सीएम का चेहरा साफ होने में समय लग रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रतिभा सिंह अपने साथ 15 विधायकों के खुले समर्थन की बात करती हैं। तब सुक्खू का दावा है कि उनके साथ 21 विधायक हैं, जबकि दावा ये भी है कि 4 विधायक न्यूट्रल राय के हैं। फिलहाल जीत के बाद 24 घंटे का घटनाक्रम यही बताता है कि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 5 साल में सत्ता पलटने का रिवाज ही नहीं कायम रहा है, बल्कि कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री के नाम पर आपसी संघर्ष का रिवाज भी जारी है। कमलजीत संधू और सत्येंद्र चौहान के साथ ललित शर्मा, शिमला, आज तक। चलिए, तो हिमाचल प्रदेश की राजनीति को समझने के लिए हम सीधे आप सभी दर्शकों को शिमला लिए चलते हैं। ललित शर्मा हमें नजर आ रहे हैं। ललित, कांग्रेस की परेशानी खत्म हुई, सत्ता में वापस आए, लेकिन अब एक और परेशानी यहां से शुरू की, मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री की रेस में कई दावेदार आ गए हैं सामने। किसका दावा सबसे मजबूत, क्योंकि अपने अपने सबके दावे हैं? क्या कुछ अभी हलचल है और किस तरह से गुटबाजी और लामबंदी आपको देखने को मिल रही है हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के लिए? बिल्कुल आशुतोष, अगर हम गुटबाजी की बात करें तो कल पूरे दिन भर है वो खींचतान है वो देखने को मिली है, लेकिन अब अंतिम फैसला है वो पार्टी आला कमान को लेना है, क्योंकि कल जो ऑब्जर्वर्स थे और साथ में जो हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला थे, उन्होंने तमाम विधायकों के साथ 1-to-1 फीडबैक लिया। कल विधायक दल की जो बैठक है देर रात हुई और उसके बाद जो फीडबैक है वो लिया गया है। आशुतोष, एक अहम जानकारी आपको दे दे कि इस जो रेस है उसमें विधायकों ने ना सिर्फ सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह का नाम लिया है, बल्कि जो सीएलपी नेता है मुकेश अग्निहोत्री का नाम भी कुछ विधायकों ने लिया है। यानी अब
जो सारी गेम है वो पार्टी आलाकमान के पास है, हाईकमान के पास है। और जिस तरह से जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि आज देर शाम तक या फिर कल तक जो नाम है वो फाइनल कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ एक और आशुतोष बात बता दें कि एक और इस फॉर्मूले पर भी बातचीत की जा रही है कि अगर प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को डिप्टी सीएम है बनाया जा सकता है। उसके साथ साथ एक परमुटेशन ये भी है, एक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बनाया जाता है तो उनके बेटे विक्रम, जो प्रतिभा सिंह के बेटे हैं, विक्रमादित्य सिंह को डिप्टी सीएम है वो बनाया जा सकता है। लेकिन इन पूरी जिस तरह से पूरा खींचतान इस वक्त कुर्सी को लेकर हिमाचल में चल रहा है, लगातार तमाम जो बड़े नेता है वो अपने अपने विधायकों के साथ लॉबिंग है वो कर रहे हैं, अपना अपना जो दम है वो दिखा रहे हैं और अंतिम फैसला अब पार्टी आलाकमान को ही लेना है। जी आशुतोष। ललित, आप हमारे साथ बने रहें, आपका फिर से हम रुख करने वाले हैं। लेकिन देखिए, इस बीच कोई खुलकर तो नहीं बोल पा रहा है, लेकिन दबी जुबान से प्रतिभा सिंह और सुक्खू ने दावेदारी जरूर पेश कर दी है। जैसे ही सत्ता में वापस आए कांग्रेस, उसके बाद से अपनी अपनी लामबंदी और दावेबाजी शुरू कर दी गई थी। किस तरह से प्रतिक्रिया है आपको हम सुनवाते हैं, जरा सुनिए। They give me that responsibility. Definitely, I will try my best to do as best I can. वीरभद्र सिंह जी एक बहुत बड़ी शख्सियत थी जिन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया है हिमाचल की राजनीति में, और उसको सेंट्रल हाईकमांड भी जानती है, हमारे प्रभारी लोग भी जानते हैं, और जनता की भावना क्या है। जब ये इलेक्शन हम लड़ रहे थे और जब हमने देखा कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो हमने वीरभद्र सिंह जी का कार्ड खेला, उन्हीं का नाम लिया, उन्हीं के काम दर्शाए, उन्हीं के नाम पर हमने लोगों ने वोट दिए कांग्रेस पार्टी को। इसका मैं श्रेय प्रियंका गांधी जी को देना चाहता हूँ। उन्हें समय पर आकर हिमाचल प्रदेश को संभाला और पहली रैली उन्होंने सोलन में की। उस रैली से जो हजूम उनको देखने के लिए उमड़ा और जो बात उन्होंने की कि हिमाचल प्रदेश में मेरा घर है, उसको लोगों ने बड़े ध्यान से उनकी बात को सुना। शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए। ललित, आपने भी सुना होगा जिस तरह से प्रतिभा सिंह ने कहा कि हमने वीरभद्र सिंह का कार्ड लास्ट में जब हमने खेला, और साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा का जिक्र कर गए सुक्खू। दोनों ने अपने अपने तरीके से आलाकमान को साधने की कोशिश की है, दबाव भी डालने की कोशिश की। लेकिन जब विधायक दल की बैठक हुई, पर्यवेक्षक भेजे गए थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उन्होंने कुछ तो विधायकों का मन टटोला होगा। सबसे ज्यादा फेवर, समर्थन किसके लिए है वहां पर? ये तो खबरें सामने से छनकर आ रही होंगी ललित। आशुतोष, देखिए जिस तरह से जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि अगर विधायकों के समर्थन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो विधायक है वो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास है। वहीं पर अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें तो प्रतिभा सिंह है, जो कि हिमाचल कांग्रेस की प्रभारी और मंडी से सांसद है और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी है। वहीं पर कुछ विधायकों ने जो सीएलपी नेता है मुकेश अग्निहोत्री का नाम भी लिया है। लेकिन फिलहाल अब अंतिम फैसला है वो पार्टी आलाकमान को ही लेना है, क्योंकि ना सिर्फ अभी का चुनाव देखना है, बल्कि 2024 और उसके बाद 2027 को लेकर कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ती है उसको लेकर भी जल्दी से बता दीजिए 5 सेकंड में, क्या आज ये फैसला हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा? आलाकमान इस पर फैसला कर लेगा, क्योंकि पर्यवेक्षकों ने तो अपनी रिपोर्ट भेज दी है। आज ये फैसला हो जाएगा ललित? आशुतोष, बिल्कुल जिस तरह से जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि जो तमाम फीडबैक है 1-to-1 विधायकों से लिया गया, उस फीडबैक को अब पार्टी आलाकमान तक आज पहुंचा दिया जाएगा। और जिस तरह से उम्मीद है देर शाम तक या फिर कल कौन हिमाचल की गद्दी पर बैठने वाला है उसका फैसला है वो हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ललित, इस पूरी खबर पर नजर बनाने के लिए, दर्शकों को हर अपडेट बताने के लिए हिमाचल की राजनीति से जुड़ी हुई। देखिए, हिमाचल प्रदेश में नए मुख्यमंत्री को लेकर खेमेबाजी बहुत तेज है, समर्थकों की नारेबाजी भी दिखी, लेकिन कांग्रेस पर्यवेक्षक किसी घमासान से फिलहाल तो इनकार करते नजर आ रहे हैं। हालांकि घमासान सबको नजर आ रहा है। 40 विधायकों ने एक साथ हाथ उठाकर जो प्रस्ताव पेश किया गया कि हम पार्टी हाईकमान को अधिकृत करते हैं कि वो किसको अपना नेता चुने, और उन्होंने यूनानिमसली सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित करके पार्टी हाईकमान को जो है अधिकृत किया है कि वो जिसको भी चाहे उसको नेता जो है यहाँ पे विधायक दल का चुन सकते हैं। किसी विधायक ने कोई नाम नहीं रखा है, सबने पार्टी हाईकमान के लिए बोला। तो जो कोई नाम रखा हो कि आप इस पर क्या कहते हैं?
नहीं, हमने कोई नाम नहीं रखा। हमने उनको पूछा और सबने पार्टी हाईकमान के लिए बोला है कि जो हाईकमान कहेगा हम उसे स्वीकार करेंगे। ये हाईकमान जो तय करेगा वो होगा फाइनल। सर, प्रतिभा जी ने कहा है कि उनको नेग्लेक्ट नहीं किया जाता। वीरभद्र जी की लेगेसी है, उन्होंने कहा कि इतने पुराने हैं और उनका परिवार है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, किसी को निगलेक्ट करने का सवाल ही नहीं उठता और सबको साथ में लेके चलने की बात है। और सबको अपने राय रखने की भी अधिकार है। तो लग रहा है कोई मुश्किल नहीं होगी सर कांग्रेस के लिए? कोई मुश्किल नहीं। चलिए, ये तो बात हो गई हिमाचल प्रदेश की, लेकिन आगे बढ़ते हैं। गुजरात में भी तैयारी है ताजपोशी की। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो गुजरात में भारी जीत के बाद, बंपर जीत के बाद, भारी बहुमत के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश उनका 7वें आसमान पर है। और देखिए, विधायक दल की बैठक भी होने वाली है। माना जा रहा है कि भूपेंद्र पटेल ही एक बार फिर से गुजरात की कमान संभाल सकते हैं। उन पर भरोसा आला कमान फिर से कर सकता है, क्योंकि पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि गुजरात में भूपेंद्र रिकॉर्ड तोड़ दें, नरेंद्र का भी, और भूपेंद्र रिकॉर्ड तोड़े इसके लिए नरेंद्र काफी मेहनत करेंगे। और ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, कयास लग रहा है कि फिर से भूपेंद्र पटेल ही मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। उन पर भरोसा कर सकती है पार्टी। और गांधीनगर आप सभी दर्शकों को लिए चलते हैं। मिलन शर्मा हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। मिलन, जानना चाहेंगे, विधायक दल की बैठक आज होनी है सुबह 10:30 बजे, किस तरह से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं? क्या भूपेंद्र पटेल ही मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे, मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, या फिर इस रेस में कुछ और भी नाम बताए जा रहे हैं? मिलन, जी देखिए, निश्चित रूप से भूपेंद्र पटेल ही इस वक्त मुख्यमंत्री का चेहरा चुन के सामने आए हैं। ये निर्णय जिस दिन ऐतिहासिक जीत हुई थी बीजेपी की, उसी दिन ये निर्णय ले लिया गया था। लेकिन आज जो विधायक दल की बैठक है उसमें बड़े नेता यहाँ पर आने वाले हैं और सारे जो चुने हुए विधायक हैं उनके आने का सिलसिला अब जारी है। सवेरे से हम देख रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्य मंत्री अर्जुन मुंडा और साथ में BS येडियुरप्पा भी यहाँ पर आने वाले हैं निरीक्षक बनके। और ये विधायक दल की बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होने वाली है। और लगातार यहाँ पर बीजेपी के कार्यालय में श्री कमलम में यहाँ पर विधायकों के आने का सिलसिला इस वक्त जारी है। याद दिलाने की सोमवार को सुबह 11 बजे यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो नए विधायक चुनकर आए हैं उनमें से कौन कौन अब कैबिनेट में या मंत्री पद किन किन को दिया जाएगा, ये बहुत बड़ी बात होगी। क्या इसमें रिवाबा जाडेजा भी होगी, कई कयास लगाए जा रहे हैं। और ऐसे 25 जो मंत्री हैं जिनको मंत्री पद दिया जाएगा उनमें से कौन कौन चुना जाएगा, ये निर्णय भी आज लिया जाएगा। और लगातार हम दिखा रहे हैं आपको कि आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में तैयारियां शुरू हो गई है सवेरे से। बस इंतजार हो रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद तयाम विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर मीटिंग होगी। कहा यह भी जा रहा है कि 2 बजे के बाद भूपेंद्र पटेल अपना लेटर ऑफ सपोर्ट लेकर राज्यपाल के पास भी जा सकते हैं। आशुतोष, मिलन, आप गांधीनगर में शायद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर ही मुझे नजर आ रही है, क्योंकि पीछे जो है कमल का चिन्ह नजर आ रहा है। आसपास अभी शायद कार्यकर्ता नहीं होंगे, क्योंकि आना अभी शुरू भी हो जाएंगे। अगर होंगे, कार्यकर्ता होंगे, तो निश्चित तौर पर उनमें बहुत जोश है पूरे गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, कैडर में। अगर हो तो आप बातचीत कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त यहाँ पर बहुत कम संख्या में मौजूद हैं, क्योंकि आज मैं आपको दिखा रही हूँ जो यहाँ पर सिक्योरिटी है उसको बहुत ही कड़ा कर दिया गया है। राज्य मंत्री यहाँ पर आने वाले हैं, अर्जुन मुंडा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर आने वाले हैं। तो पूरी तरीके से यहाँ पर जो एडिशनल सिक्योरिटी तैनात की जाती है उसे इस वक्त तैनात किया जा रहा है और इंतजार हो रहा है बाकी विधायकों के आने का जो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। दूर आपको उस
तरफ दिखाएं कि कुछ यहाँ पर जो बड़े मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ पर वो उनके स्वागत के लिए तैयार भी खड़े हैं। एक तरफ यहाँ पर ढोल और बैंड भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और तमाम तरीके से यहाँ पर आप देखिए जो महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं थाल लेकर तिलक और फूल पुष्पमाला करने के लिए, तो निश्चित रूप से स्वागत होगा एक तरीके से। और अभी दिन की शुरुआत बस हुई है, कुछ देर में हम देखेंगे कि और लोग यहाँ पर जुटेंगे और 10:30 बजे जो निर्धारित समय है उस पर ये विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिलन, और आप नजर बनाकर रखें, निश्चित तौर पर आपका दोबारा रुख करेंगे। और गुजरात के लिए काफी बड़ा दिन, विधायक दल की बैठक होने वाली है और उम्मीद की जा रही है कि भूपेंद्र पटेल ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कमान संभाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चक्रवाती तूफान मैंडूस ने तमिलनाडु में दस्तक दे दी है और तूफान की वजह से मामल्लपुरम और तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है। इस वक्त मौसम विभाग के चक्रवाती तूफान जमीन पर दाखिल हो चुका है, मौसम विभाग के मुताबिक, जो अभी और खतरनाक हो सकता है। देखिए, तूफान का असर अगले 2 से 3 दिनों तक बना रहेगा। मछुआरों से समंदर में नहीं जाने की अपील की गई है। चेन्नई और पुडुचेरी के बीच 1891 से 2021 तक पिछले 130 सालों में 12 चक्रवात आ चुके हैं और तमिलनाडु एसडीआरएफ की 40 सदस्यीय टीम के अलावा 16,000 पुलिसकर्मियों और 1,500 यानी 1,500 होमगार्ड्स को तैनात किया गया है। इसके अलावा डीडीआरएफ की 12 टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, जबकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लगभग 400 कर्मियों को पहले ही कावेरी डेल्टा क्षेत्र समेत तटीय इलाकों में तैनात कर दिया गया है। हम अभी महाबलीपुरम के देवनेरी कुप्पम में है। ये एक फिशिंग हैमलेट है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साइक्लोन मैंडिस की वजह से कई सारे डिस्ट्रक्शन यहाँ पे हुआ है। एक नया रोड जो 6 मंथ्स प्रायर डाला हुआ था, वो कल की बारिश और रफ सी और हेवी विंड्स की वजह से कोलैप्स हो गया है। वैसे ही हम देख सकते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी पोल भी गिर चुका है। आज यहाँ के मौसम अभी भी ठीक नहीं है, बहुत ही तेजी से हवा, बारिश और यहाँ पे रफ सी भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इस फिशिंग हैमलेट के कई सारे लोग बहुत ही अफेक्टेड हुआ था साइक्लोन मैंडिस की वजह से। कई सारे लोगों के घर के अंदर भी पानी घुस गए थे कल रात को और यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इनके लिए ज्यादातर हेल्प नहीं किया है। ये एक एक्यूजेशन इन लोगों का है। और साइक्लोन मैंडिस महाबलीपुरम जो जिस जगह पे हम यहाँ है वहाँ पे लैंडफॉल किया था और रात के लगभग 3 या 3:30 बजे को लैंडफॉल हुआ था और उस टाइम पे हमने देखा कि कई सारे जगह में रफ सी कंडीशंस, रेनफॉल और हेवी विंड्स भी था। अभी भी हम यहाँ पे फील कर सकते हैं कि रफ सी, हेवी विंड्स और यहाँ के जो लोग हैं, फिशिंग कम्युनिटी लोग हैं, उनसे बताया गया है कि दिसंबर 11 तक यहाँ से लोग बाहर ना उतरे, सी के अंदर ना चले। वहीं श्रद्धा वालकर के पिता ने पहली बार कैमरे के सामने आकर अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगा है। वो चाहते हैं कि जो हाल आफ्ताब ने उनकी बेटी का किया उसका भी वही हाल हो। श्रद्धा के पिता ने यह भी कहा कि अगर वसई पुलिस ने ठीक से उनकी बेटी की शिकायत पर एक्शन लिया होता तो शायद आज वो उनकी बेटी जिंदा होती। जिस श्रद्धा वालकर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया हो, जरा सोचिए उस श्रद्धा के पिता पर क्या गुजरी होगी जब उन्हें पता चला होगा कि आरोपी आफ्ताब ने उनकी बेटी के 35 टुकड़े किए। पहली बार श्रद्धा वालकर के पिता मुंबई में कैमरों के सामने आए और उन्होंने अपने मन की बात एक बयान पढ़कर कही। आफ्ताब पूनावाला ने मेरी बेटी का जिस तरह से मर्डर किया है, उस वजह से उसको, जैसे मेरे बेटी का कत्ल हुआ है वैसे ही उसको भी शिक्षा होने की मैं अपेक्षा करता हूँ। 2 साल पहले श्रद्धा वालकर ने वसई पुलिस को आफ्ताब के खिलाफ लिखित में शिकायत दी थी। श्रद्धा ने लिखा था कि आफ्ताब ने उसे मारकर टुकड़े टुकड़े कर देने की धमकी दी है और अगर उसे कुछ हुआ तो उसके पीछे आफ्ताब को ही जिम्मेदार माना जाए। पर 26 दिन बाद आफ्ताब के घर वालों के कहने पर श्रद्धा ने अपनी शिकायत वापस ले ली तो पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं कि वो इसकी जांच करवाएंगे। श्रद्धा के पिता मानते हैं कि अगर पुलिस ने उस वक्त सही ढंग से जांच की होती तो शायद आज उनकी बच्ची जिंदा होती। श्रद्धा के पिता आज देवेंद्र फडणवीस से भी मिले। मेरी सेहत भी खराब हो चुकी थी, इसलिए मैं आपके सामने आ नहीं पाया। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आज तक जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस और वसई पुलिस उनका कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो सही तरीके से चल रहा है। फडणवीस जी से मिले, क्या उनसे बात हुई, क्या कहा आपने? जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको न्याय दिलाने के लिए। विकास वालकर ने आरोप लगाया कि आफताब के कहने पर श्रद्धा ने अपना घर परिवार छोड़ा था। तो पिता से भी सवाल हुआ कि आफताब श्रद्धा पर जब इतने जुल्म कर रहा था तो वो उनके पास वापस क्यों नहीं लौटी। शायद उसको ऐसा उसके कहने पर जो लेटर लिखा है पुलिस स्टेशन में, नालासोपारा पुलिस स्टेशन में, कि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो वही कारण हो सकता है। विकास वालकर ने कहा है कि वो अपनी पत्नी से कभी अलग नहीं हुए थे। अपनी मां की बीमारी के चलते वो पत्नी और बच्चों के साथ नहीं रहते थे और ये एक तरह का एडजस्टमेंट था। निर्भया केस लड़ चुकी वकील सीमा कुशवाहा को श्रद्धा के पिता ने अपना वकील नियुक्त किया है। जैसी चार्जशीट फाइल होती है उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारे तरफ से क्या क्या, अगर उसमें कहीं भी लैकिंग है तो डेफिनेटली हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम 156 सीआरपीसी में एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि और सारे एविडेंस कलेक्ट किए जा सकते थे। इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता था, एविडेंस को प्रिजर्व किया जा सकता था। तो इन सारी चीजों को मैं देखूंगी। 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसमें इंडियन एविडेंस एक्ट का एक सेक्शन है 6 रेश जेस्टी, क्योंकि यहाँ पर न तो डिसीज की बॉडी है और न किसी ने कोई इसमें आई विटनेस है, तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद आफताब की जुडिशियल कस्टडी 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई। कोर्ट में वर्चुअली आफताब की पेशी हुई। इस केस में दिल्ली पुलिस अभी डीएनए और फॉरेंसिक टेस्ट की रिपोर्ट्स का इंतजार कर रही है। उधर मुंबई में सूत्रों के मुताबिक राज्य में लव जिहाद के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार शीत सत्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून ला सकती है। यूपी समेत कुछ और राज्यों में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू है। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। चीन में कोरोना को लेकर जारी सख्त प्रतिबंधों में चीन की सरकार ने ढील दी है और इसके बाद अब लोगों में कोरोना को लेकर नया डर फैल चुका है। ऐसे में कोरोना से जुड़ी दवाएं खरीदने के लिए वहां के मेडिकल स्टोर्स पर भारी भीड़ जमा हो गई है। इससे चीन के कई शहरों में जरूरी दवाओं की किल्लत भी हो गई है। चीन में हफ्तों से जारी विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार ने हाल ही में कोविड प्रतिबंधों को कम कर दिया है। इन रियायतों के बाद चीन में कोरोना संक्रमित कुछ लोगों को होम क्वारंटाइन की अनुमति मिलेगी और गैर जरूरी टेस्टिंग पर भी लगाम लगाई गई है। हालांकि इस कदम से चीन के लोगों में ये डर भी बैठ गया है कि कहीं इससे वायरस ज्यादा न फैल जाए। ऐसे में लोगों का हुजूम कोरोना वायरस से संक्रमित होने की आशंका के चलते जरूरी दवाइयां खरीदने के लिए मेडिकल स्टोर्स पर उमड़ पड़ा है। इस अफरा तफरी के बीच मेडिकल स्टोर से जरूरी दवाइयां तेजी से गायब होने लगी हैं। इन हालातों को देखते हुए अधिकारियों ने दवाइयों की कम होती सप्लाई और बढ़ती कीमतों को लेकर चेतावनी जारी की है। बीजिंग म्यूनिसिपल फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि जरूरत होने पर ही दवाइयां खरीदें और बेवजह इन्हें जमा करने से बचें। लेकिन चेतावनी के बाद भी लोग जमकर दवाइयां खरीद रहे हैं। हालांकि लोगों का ये डर बेवजह नहीं है। हाल ही में जिस तरह से चीन में कोविड-19 के मामले बढ़े हैं और नए नए वेरिएंट्स को लेकर खबरें आई हैं, उससे भी लोग सहमे हुए हैं। पिछले महीने ही वैज्ञानिकों ने चमगादड़ों में छिपे हुए एक वायरस की खोज की है जो SARS-CoV-2 जैसी समानताएं रखता है और आसानी से इंसानी शरीर में घुस सकता है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ये वायरस बहुत खतरनाक है और बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता है।
ये वायरस दक्षिणी चीन के यूनान प्रांत में चमगादड़ों में मिले उन 5 खतरनाक वायरसों में से एक है, जो मनुष्यों और पशुओं में कई तरह की बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। जानकारों का भी मानना है कि कोरोना को लेकर सरकार और लोगों को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। कई वायरसेस एक साथ रहने से और साथ में मल्टीप्लाई करने से इन वायरसेस में मौजूद आरएनए का जेनेटिक कोड बदल सकता है, यानी इन वायरसेस में रिकॉम्बिनेंट वायरस भी जन्म ले सकते हैं, जिससे नए वायरस क्रिएट हो सकते हैं। इस रिसर्च के दौरान कोरोना वायरस से मिलता जुलता BTSY2 नामक वायरस सामने आया है, जो कि 5 में से एक इंसान में फैलने की कैपेसिटी रखता है, यानी ये काफी संक्रामक है और ह्यूमन व एनिमल में कई डिजीज कॉज कर सकता है। ऐसे में चीन में कोविड-19 को एक सामान्य बीमारी के तौर पर मानने के लिए प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला तो अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ सरकार को इसके घातक रूप को पहचानने और उनसे बचाने के तरीकों पर काम करने की भी बेहद जरूरत है। आज तक ब्यूरो।